हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का TTS एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जैसे कि परीक्षा वाणी के सीरीज भारत का भूगोल हम लोग चला रहे हैं। इसमें 4 लेक्चर हो गए हैं, आज 5वां लेक्चर है। और 5वां लेक्चर यह भारत के भौतिक विभाजन के संबंध में ही है, जिसमें भौतिक विभाजन से जो है हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किया है। और भौतिक विभाजन जो भारत का होता है, इसमें बहुत सारे प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के दृष्टि से। तो आइए आज हम लोग तीसरा लेक्चर भौतिक विभाजन के संबंध में देखते हैं और प्रयास करते हैं कि अगर आज इस लेक्चर में हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो ना बनता है तो प्रयास करेंगे इसी में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो एक वीडियो और लेंगे, क्योंकि भौतिक विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग जो है छत्तीसगढ़ का मैदान अमरकंटक के पूर्वी भागों में जो विस्तृत है, इसको हम लोगों ने देख लिया था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भौतिक विभाजन के से जो है भारत के भाबर क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? बजरी एवं मिले जुले जो अवसाद होते हैं उनसे हमारे भाबर क्षेत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशाल उत्तरी मैदान की ढाल प्रवणता सामान्यतः कितनी होती है? तो 13 से 25 सेंटीमीटर जो है यह भारत के जो है उत्तरी जो विशाल मैदान उसकी ढाल प्रवणता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मैदानी भाग के किस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो जो तराई क्षेत्र होता है वहाँ पर सर्वाधिक जो है मच्छरों का प्रकोप देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है, बांगर के निर्माण में कौन कौन से जो है तत्व मुख्य भूमिका निभाते हैं, या इनका निर्माण किससे होता है? तो चीका से, दोमट से एवं बलुई दोमट से जो है इनका निर्माण होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, खादर किसके निक्षेपों से समृद्ध होता है? तो जो खादर होता है वह सिल्ट के नए निक्षेपों से होता है। ठीक है, तो जैसे जो जलोढ़ मैदान होता है उसका जब हम लोग विभाजन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बांगर देखते हैं, खादर देखते हैं, ठीक है, भावर देखते हैं, तराई देखते हैं। तो जो कह सकते हैं कि जो भावर वाला क्षेत्र होता है वह जो पर्वतों से सटा हुआ क्षेत्र होती है, जहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती है, वहाँ बड़े बड़े जो बोल्डर पाए जाते हैं वो भावर क्षेत्र होता है। फिर उसी से सटा हुआ क्षेत्र तराई क्षेत्र होता है। फिर जो नदियों द्वारा लाए गए जो प्रत्येक वर्ष जो नए नए निक्षेप जमा किए जाते हैं उन्हें खादर कहते हैं, तथा खादर के आसपास जो पुराने जलोढ़ों से निर्मित क्षेत्र होते हैं उन्हें हम बांगर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार के, तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, डेल्टा के उच्च तथा निम्न भूमि को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? जो देखिए, डेल्टा का जो उच्च भाग होता है उसे 4 कहा जाता है, जबकि जो निम्न भूमि होता है उसे बील कहा जाता है। ठीक है, तो डेल्टा क्या है? नदियों के द्वारा निक्षेपित एक प्रकार का जो है, जब समुद्रों में मिलती है तो उसके पहले जो है डेल्टा का निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है, तो डेल्टा विभिन्न प्रकार के डेल्टाओं के प्रकार भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि पंजाकार जो है या त्रिभुजाकार डेल्टा है ना, तो ऐसे बहुत सारे डेल्टाओं के प्रकार भी हैं, उनके संबंध में पूछे जाते हैं। जो ये नदी हैं जो नदमुखी डेल्टा है, ठीक है, तो बहुत सारी नदियां हैं, जैसे आपका मिसिसिपी है, पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, जो सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, तो ऐसे चापाकार डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के डेल्टाओं के संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सी नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है, तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा उत्तरी मैदान निक्षेप है? तो कृषि के दृष्टि से जो है, जो खादर होता है मैदान, जो प्रत्येक वर्ष लाए गए नए नए निक्षेपों के द्वारा निर्मित होते हैं मैदान, उसे हम खादर कहते हैं, जो कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, उत्तरी मैदान का पूर्व से पश्चिम विस्तार सिंधु के मैदानी भाग को लेकर उसे छोड़कर कितना है? कह रहा है कि जो उत्तरी मैदान है, जैसे उत्तरी मैदान हम लोग देखते हैं, जब भारत का हम लोग मानचित्र बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो पूर्व से इधर से पश्चिम की ओर सिंधु के मैदान के भाग को लेकर तथा अथवा उससे छोड़कर कितना, क्रमशः कितना है? तो 3200 किलोमीटर जो है अथवा 2400 किलोमीटर है। ठीक है, तो मतलब 3200 किलोमीटर या सिंधु के मैदान को लेकर है और सिंधु के मैदान को छोड़कर 2400 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि साधारणतः अगर हम बात करें तो उत्तरी जो मैदान है उसका पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? अगर सिंधु के मैदान को लेते हैं तो 3200, अगर सिंधु मैदान को हम लोग छोड़ देते हैं तो 2400 किलोमीटर है। ठीक है,
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो पूर्वी घाट में जो श्रृंखला श्रेणियों का अभाव है, ठीक है, जो पूर्वी घाट है वह श्रृंखलाबद्ध नहीं है, जबकि जो पश्चिमी घाट है वह सतत है ना। तो जो पश्चिमी घाट है सतत है, जबकि पूर्वी घाट वह विखंडित है। तो वही कह रहा है दोनों में मुख्य अंतर क्या है, तो श्रृंखलाबद्ध श्रेणियों का अभाव जो पूर्वी घाट है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में कार्बी इंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो कार्बी इंगलोंग जो पहाड़ियाँ होती है वह असम में पाई जाती है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की कौन सी नदियों ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं किया है? तो जो घाघरा है वह जलोढ़ शंकु का निर्माण नहीं किया है, ठीक है। तो ये अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिंधु मैदान तथा गंगा का मैदान जल विभाजक किसके द्वारा? तो सिंधु और गंगा का जो विभाजन होता है वह अम्बाला के पास होता है, ठीक है। तो सिंधु का मैदान और गंगा का मैदान, इसके बीच जल विभाजक कहाँ से होता है? तो अम्बाला के पास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए विख्यात है? तो सेब के लिए जो है कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। देखिए घाटियों के संबंध में पूछ लिया जाता है कि घाटियाँ जो हैं उनका लोकेशन पूछ लिया जाता है, उनकी आर्थिक जो है कह सकते हैं कि आर्थिक इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, और ये घाटियाँ किन किन के बीच में जोड़ती हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय महाद्वीप मग्न तट चौड़ाई किस तट पर स्थित है? तो भारतीय महाद्वीप मग्न तट की चौड़ाई किस तट पर है? तो पश्चिमी घाट पर जो है मग्न तट की चौड़ाई सबसे अधिक है, ठीक है। जब हम लोग समुद्र का नितल पढ़ते हैं, उसके वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट बात करते हैं, फिर गहन सागरी जो है मैदान है, महाद्वीपीय ढाल है, ठीक है, गर्त है। तो इस प्रकार जो विभिन्न प्रकार का जो नितल का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं, उसी के संबंध में पूछा जा रहा है कि जो महाद्वीपीय मग्न तट है कहाँ पर इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है भारतीय महाद्वीप में। तो जो पश्चिमी तट है उसके जो है चौड़ाई सर्वाधिक देखने को मिलता है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, किस तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून द्वारा होती है? तो कोरोमंडल जो तट होता है उस पर वर्षा जो है लौटते हुए मानसून के द्वारा होती है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस भारत के किन किन क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा होती है? तो एक तो कोरोमंडल तट हुआ आपका, और दूसरा आपका जो उत्तरी भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पंजाब हरियाणा का, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो ये वाला क्षेत्र है पंजाब हरियाणा, तो यहाँ पर जो है अधिक वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे हम लोग अगर मानचित्र देखिए, वैसे बहुत क्लियर नहीं बन पा रहा है, लेकिन प्रयास करते हैं कि आपको समझा सकें। तो जो ए वाला भाग है यहाँ पे पंजाब हरियाणा वाला, तो यहाँ पर जो है शीतकालीन वर्षा होती है, भूमध्य सागर से यहाँ से आर्द्रता लेकर आती है, जो उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा करती है। और साथ ही जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ पे, जो तमिलनाडु वाला भाग है, यहाँ पर जो है लौटते मानसून से वर्षा होती है, कोरोमंडल क्षेत्र है हमारा, ठीक है। तो लौटते हुए मानसून के द्वारा कोरोमंडल तक पे वर्षा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, न्योमूर, गंगा सागर, श्रीहरिकोटा, पंबन तथा वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में सभी स्थित हैं, ठीक है। तो द्वीप जो हम लोग पढ़ते हैं, द्वीप विभिन्न प्रकार के, तो इनकी लोकेशन भी किस खाड़ी में, किस सागर में स्थित है, ठीक है, या किसका किन द्वीपों पर किस देश का अधिकार है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ग्रीनलैंड में देखते हैं, जो अगर जियोग्राफिकल देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका में आता है, लेकिन अधिकार की बात करें तो डेनमार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो ग्रीनलैंड का क्षेत्र देखते हैं, इधर अमेरिका है, इधर यूरोप है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड या उत्तरी अमेरिका हम लोग भौगोलिक दृष्टि से पढ़ते हैं, लेकिन अधिकार इसका किसका है? यूरोप एक देश है डेनमार्क, उसका अधिकार है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधेर, एलिफेंटा, मिनिकॉय और विलिंगटन द्वीप ये कहाँ पर है? तो अरब सागर में, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जो भी द्वीप हैं उनके संबंध में है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मुंबई से गोवा तक के पश्चिमी तट की संज्ञा तो कोंकण तट कहा जाता है, ठीक है। कि जैसे हम लोग जब पश्चिमी तट देखते हैं तो मुंबई से गोवा तक का जो भाग होता है हमारा, यह कोंकण तट कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कनारी तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से जो है मंगलौर का जो तट होता है, ठीक है, गोवा से मंगलौर जो तट होता है यह हमारा कनारी तट कहा जाता है, ठीक है। तो यह कनारी तट कहाँ है? तो गोवा से मंगलौर है, ठीक है। और गोवा से जो मुंबई है यह आपका क्या है? कोंकण तट, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग पूरा इसको पश्चिमी तट की बात करें तो मुंबई से गोवा ये हो गया आपका कोंकण,
और फिर गोवा से आपका क्या है मंगलोर तक, ये आपका हो गया क्या कनारी तक, ठीक है। तो इस तरह विभिन्न तटों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कछारी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो खादर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, वह कछारी प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है जलोढ़ शंकु तथा जलोढ़ पंख गंगा के किस भाग में बहुतायत में मिलते हैं। तो जलोढ़ पंख जलोढ़ शंख गंगा के मतलब मध्यवर्ती क्षेत्र में जो है ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो गंगा का मध्यवर्ती मैदान है वहाँ पर जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु के देखने को मिलते हैं। जब हम लोग अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़ते हैं तो जो नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, इसमें हम लोग जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण भी देखते हैं कि जब नदियाँ जो है पर्वतीय क्षेत्र पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो अपने कैसे फुट जो रीजन होता है, कह सकते हैं माउंटेन फुट जो रीजन होता है, यहाँ पर जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इनका ऐसे क्रम देखने को मिलता है। अधिक ऊंचे क्षेत्र होते हैं, ला के विभिन्न प्रकार के बोल्डर और विभिन्न प्रकार के निक्षेपों और स्वादों के द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है। तो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जो अधिकतम देखने को मिलता है वो मध्यवर्ती मैदान देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से जाना जाता है। तो घग्गर का जो नदी है उसे सरस्वती के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है बांगर का स्टेपी भूमि जो है अरावली के किस तरफ है। तो बांगर का स्टेपी प्रदेश अरावली के पूर्व में है, ठीक है। तो अरावली के जो पूर्व में, जैसे जब हम लोग राजस्थान का भाग देखते हैं तो अरावली का विस्तार ऐसे नॉर्थ साउथ कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में फैला हुआ है। तो इसका जो पूर्वी भाग है या बांगर का स्टेपी भूमि है, ठीक है। तो एक पूछ रहा है तो बांगर का स्टेपी भूमि अरावली किस तरफ विस्तृत है। तो अरावली के पूर्व में है विस्तृत, ठीक है। किस डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का गौरव कहा जाता है। तो कावेरी का जो डेल्टाई मैदान होता है उसे दक्षिण भारत का हम लोग गौरव कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत का जो गौरव है किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपके कावेरी के डेल्टाई मैदान को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कच्छ की खाड़ी किसको अलग करता है। तो कच्छ और काठियावाड़ को जो है प्रदीप को यह कच्छ की खाड़ी अलग करता है, ठीक है। तो जो गुजरात के जब हम लोग तट देखते हैं तो यहाँ पे तो कच्छ की खाड़ी यहीं पर है, ठीक है। यही पूछ रहा है कि जो कच्छ की खाड़ी है किसको अलग करता है। तो कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कैम्बे खंबात की खाड़ी किसको अलग करता है। तो काठियावाड़ एवं गुजरात को अलग करता है, ठीक है। तो कैम्बे की खाड़ी किसको अलग करता है। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप एवं गुजरात को, ठीक है। अगला प्रश्न है एशिया में सबसे बड़े खारे जल की लैगून झील कौन सी है। तो चिल्का झील जो है यहाँ सबसे बड़े खारे जल की लैगून झील है, ठीक है। तो जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अभी कितने, ये देखिए लास्ट 3 जो है वो बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। इनको हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में, जिससे अगले वीडियो हम लोग नए अध्याय से शुरुआत करें, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी बन सकती है लेकिन आप लोग धैर्य बना कर सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह। मालाबार तट किस राज्य में स्थित है। तो केरल में जो है मालाबार तट स्थित है। पूछ लिया जाता है जो मालाबार तट है कहाँ पर, किस राज्य में। तो केरल में, ठीक है। थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे क्योंकि जिससे बहुत लंबा वीडियो न बन पाए, ठीक है। अगला प्रश्न है कर्नाटक राज्य में विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक राज्य में जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसे कन्नड़ या कर्नाटक का तट कहा जाता है, ठीक है। गुजरात से गोवा का जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको क्या कहते हैं। तो कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कि मुंबई से गोवा तक कोंकण तट, ठीक है। तो गुजरात से गोवा है, यही जो है क्या है कोंकण तट है। तो ज्वार नदमुखी, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ज्वार नदमुख अर्थात यशुरी किस तटीय मैदान की स्थिति है। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है, जो पश्चिमी तटीय यहाँ की जो नदियाँ हैं वह डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुखी होती हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं ज्वार नदमुख सीधे प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। तो इनसे एक बार मेंस में प्रश्न पूछा था कि जो पश्चिमी घाट पर जो नदियाँ पश्चिमी तरफ अपना मुहाना बनाती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं कि इनका वेग अधिक होता है, ढाल की प्रवणता बहुत ज़्यादा है, अधिक है, ठीक है। और अवसादों की मात्रा जो है, संरचना इनकी जो है बहुत कठोर है, इसलिए बहुत अवसाद की मात्रा नहीं इनको मिल पाता। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हैं जिससे डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के किस तटीय मैदान को अटलांटिक तट की उपमा प्रदान की गई है। तो किस तटीय मैदान को अटलांटिक तट का, तो जो पश्चिमी तट है इसी को अटलांटिक तट की उपमा हम लोग प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट की अत्यधिक कटाफटा होने के कारण किस प्रकार के पत्तन का निर्माण हुआ है। तो प्राकृतिक पत्तन के निर्माण के लिए इसलिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि जो तट अत्यधिक कटाफटा होता है वह प्राकृतिक बंदरगाहों के निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण किस तट की विशेषता है। तो डेल्टा का निर्माण पूर्वी तट की विशेषता है। ठीक है, जो डेल्टा हमने अभी बात की, जो पश्चिमी प्रवाह की नदियाँ होती हैं वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जबकि पूर्वी जो है ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। जो पूर्वी प्रवाह होते हैं जिन नदियों का, या बंगाल की खाड़ी में जो मुहाना बनाती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो मांडवी और जुआड़ी खाड़ी की जो सबसे महत्वपूर्ण वृत्ताकार खुली खाड़ी है कहाँ पर स्थित है। तो मांडवी जुआरी नदियाँ हैं गोवा की। ठीक है, तो उसी के संबंध पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, मग्न तट किस जीवाश्म ईंधन के भावी तथा वर्तमान भंडार माने जाते हैं। तो जो मग्न तट हैं वह पेट्रोलियम गैस के जो है प्राकृतिक भंडार माने जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर बहुत स्पीड लग रहा है तो आप लोग यूट्यूब पर सुनते वक्त इसको स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, जैसा आपको लगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया के प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र। तो एशिया का जो प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र उसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी जो है प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र है एशिया का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नदियों के पूर्वी तट पर किस प्रकार के डेल्टाओं का निर्माण होता है। तो उन्मग्नता के कारण होता है। ठीक है, उन्मग्नता के कारण डेल्टाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट पर नदियों द्वारा किस कारण निक्षेपण कार्य की कोई गुंजाइश नहीं है। निगमता और नमन करना, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वह एक निमग्न क्षेत्र है, जिस कारण यहाँ पर जो है निक्षेपण कार्य नहीं हो पाता, सीधे वह सागर में प्रवेश कर जाती हैं जो अवसाद लाए जाते हैं नदियों के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अराकान योमा की टर्सरी पर्वत श्रृंखला का दक्षिणतम विस्तार है। तो अंडमान द्वीप जो है इनका निर्माण जो है अराकान योमा जो हम लोग देखते हैं म्यांमार में फैला हुआ एक वलित पर्वत है, इसका जो विस्तार है वह बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप तक फैला हुआ है। ठीक है, तो जो पूछा जाता है कि जो द्वीप हैं ये ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित हैं कि कोरल रीफ के द्वारा निर्मित हैं कि किसी पर्वत के जो है भाग हैं जो दिख रहे हैं। तो हिमालयन जो है ये अराकान योमा जो है वह बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप इन सब के निर्माण के लिए योगदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मुहाने पर पाए जाने वाले द्वीप कौन से हैं। तो खादिया और अलियावेट द्वीप जो है यह नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पाया जाता है। ठीक है, तो पूछा गया है प्रश्न पिछले एग्जामों में कि खादियावेट और अलियावेट द्वीप किसके मुहाने पर है। तो नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर। ठीक है, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदान किस कटक के द्वारा अलग किए जाते हैं। तो नागरकोयल, ठीक है, नागरकोयल तथा कन्याकुमारी कटक के द्वारा जो है पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान अलग किए जाते हैं। ठीक है, तो नागरकोयल और कन्याकुमारी जो कटक है इनके द्वारा पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान अलग किए जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती मैदान जो कि गोदावरी डेल्टा के मध्य विस्तृत है कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग को क्रमशः कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का तटवर्ती मैदान जो कि गोदावरी डेल्टा के मध्य विस्तृत है। ठीक है, बहुत ही आराम से आप लोग प्रश्न को समझते हुए चलिएगा कि आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती मैदान जो कि गोदावरी डेल्टा के मध्य में विस्तृत है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग को क्रमशः कौन से नाम से या कौन सी संज्ञा प्रदान की। तो उत्तरी सरकार और रायलसीमा तट। ठीक है, इस नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ये प्रश्न शायद आप लोग समझ गए होंगे कि जो पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान है इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि जो गोदावरी डेल्टा का मध्य क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है और उसके दक्षिण पश्चिम में। तो यह जो भाग है यह उत्तरी सरकार है आपका। ठीक है, उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र ये वाला रायलसीमा है। ठीक है, तो इस तरह ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग स्थानों पर किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोरोमंडल तट मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये जो कोरोमंडल तट है किस तमिलनाडु में। अगला प्रश्न हमारा, निचले गंगा मैदान में स्वर्ण रेखा नदी के तट के तटीय विस्तार को क्या कहते हैं। तो उत्कल का मैदान कहते हैं। ठीक है, ये सब देखिए स्थानीय नाम दिए गए तो इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उत्कल का मैदान जो है निचले गंगा मैदान में स्वर्ण रेखा नदी तक के तटीय विस्तार को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र तथा कच्छ के तटीय मैदान किस प्रकार के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो अवशिष्ट मैदान या
रेजिडुअल प्लेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, चिल्का नामक लैगून झील किस तटीय मैदान पाया जाता है? तो उत्कल के मैदान में जो है चिल्का नामक लैगून झील पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, डेल्टा किस झील कोलेरू किन दो डेल्टाओं के बीच में स्थित है? ठीक है, तो पूछा जा रहा है जो डेल्टा कोलेरू झील है किन दो डेल्टाओं के बीच में, तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो है यह कोलेरू झील स्थित है। ठीक है, साधारणतः का पूछे कोलेरू झील किन दो डेल्टाओं के बीच में, क्या किन दो नदियों के बीच में है? तो गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पुलिकट नामक जो लैगून झील है किस तट की विशेषता है? तो कोरोमंडल तट की विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अष्टमुड़ी और वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये सब केरल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का विस्तार आकृति कैसी है? तो 6°4'5 से है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप का विस्तार है तो आकृति के तो 6°4'5 से 13°4'5 उत्तरी अक्षांश तक एवं 92°10' से 94°15' पूर्वी देशांतर तक इनका विस्तार है। आकृति इनका जो है चापाकार है। ठीक है, तो चापाकार ऐसे है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ज्वारी पंख भूमि अनेक जीवित और मृत खाड़ियों का एक विस्तृत प्रदेश है, यह कच्छ का रण है। ठीक है, तो ज्वारी पंख भूमि तथा अनेक जीवित एवं मृत खाड़ियों के विस्तृत प्रदेश है कौन सा? कच्छ का रण। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विशाखापट्टनम का प्राकृतिक पत्तन किस चट्टानों के पीछे सुरक्षित है? तो डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे यह सुरक्षित है विशाखापट्टनम। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोरी क्रीक एवं सर क्रीक कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ के रण में है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि लोकेशन कोरी क्रीक और सर क्रीक कहाँ पर? तो कच्छ के रण में है। अगला प्रश्न हम लोग देखिए पीछे में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, कौन सी भारतीय नदियाँ ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं? अभी हम लोग देखिए तो जो पश्चिमी तट की नर्मदा, तापी, सारावती, मांडवी, पेरियार, ये सब जो नदियाँ हैं यह ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा तटीय मैदान जो दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो जो पूर्वी तटीय मैदान है दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, लौटते और जो बढ़ते मानसून है दोनों से। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रशांत एवं अटलांटिक तटों के सदृश भारत के किन तटों की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, प्रशांत एवं अटलांटिक तटों के सदृश भारत के किन तटों को? तो पूर्वी एवं पश्चिमी तटों को जो है प्रशांत एवं अटलांटिक तटों के सदृश भारत की संज्ञा दी जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस तट के पत्तन प्राकृतिक पत्तन है? तो पश्चिमी तट के पत्तन, क्योंकि उनका तटीय किनारा कटा छटा इसलिए इन्हें प्राकृतिक पत्तन कहा जाता है। ठीक है, जो पश्चिमी तट का पत्तन है प्राकृतिक पत्तन को उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय भाग किस कटक के द्वारा एक दूसरे से विभक्त होते हैं? तो जो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय भाग हैं वह नागरकोयल और कन्याकुमारी के कटक के द्वारा अलग होते हैं। अभी हम लोग इसको देखे भी थे। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। ठीक है, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक है जो भारत की जिसका अधिकार क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पश्च जल जिसे बैक वाटर कहा जाता है, क्या है बैक वाटर? ठीक है, यह नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव से निर्मित एक प्रकार का लैगून है जिसे मालाबार तक केरल पर कयाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हें केरल में हम लोग मालाबार के जो तट होते हैं उसे हम कयाल के नाम से भी पुकारते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तटों का जो उद्भव कब और कैसे हुआ? तो आदि नूतन काल या ईओसीन पीरियड में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों के स्थलीय भाग हैं। ठीक है, कह रहा है कि भारत के पश्चिम एवं पूर्वी तटों का उद्भव कब हुआ? तो ये ईओसीन पीरियड या आदि नूतन कल्प में हुआ। ठीक है, और कैसे हुआ? तो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों के स्थलीय भाग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, उत्तरी सरकार तट किसे कहते हैं? तो महानदी एवं कृष्णा नदी के जो बीच का भूभाग होता है उसे हम लोग उत्तरी सरकार कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे कि जब हम लोग पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान को देखते हैं तो विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं। ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखना चाहिए किन नदियों के बीच में है, किन राज्यों के बीच में है, किन किन राज्यों में फैला हुआ है, किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, और झील लैगून जो भी जैसे पूछा गया था, पुलिकट झील, कोलेरू झील है ना, तो ऐसे जो चिल्का झील है तो इनका हमें देखना चाहिए लोकेशन किन राज्यों में है, किन किन नदियों के बीच में है, क्या इनका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैव विविधता के दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से
ठीक है, ये सब प्रश्न पूछ ले जाते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिससे हम लोग देख लिए थे, उत्तरी सरकार महानदियों की नदी के बीच का भूभाग है। अगला प्रश्न है कि किस झील के मध्य में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है? तो पुलिकट झील में ही हरिकोटा द्वीप स्थित है, जहाँ से विभिन्न प्रकार के मिसाइल वगैरह ये सब प्रक्षेपण जो है छोड़े जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि केप कैमोरिन जो कुमारी अंतरिक्ष संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? तो कन्याकुमारी को जो है हम लोग केप कैमोरिन संज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि दीघा नामक समुद्री पुलिन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिमी बंगाल में जो है यह स्थित है। ठीक है, तो दीघा नामक जो समुद्री पुलिन है किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, आइए इस चैप्टर का हम लोग आखिरी जो है वो देखते हैं प्रश्न जो है। अगला प्रश्न है, रायलसीमा तट क्या है? तो रायलसीमा तट क्या है? आंध्र प्रदेश के कर्नूल, कोडप्पा, अनंतपुर, चित्तूर जिलों का तटीय अनाधिकृत भौगोलिक क्षेत्र को रायलसीमा तट कहते हैं। ठीक है, तो रायलसीमा तट क्या है? तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल, कोडप्पा, अनंतपुर, चित्तूर जिलों का तटीय अनाधिकृत भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, काठियावाड़ तट जो है कहाँ पर स्थित है? तो भावनगर एवं दीव के मध्य जो है काठियावाड़ तट जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े एवं दुर्लभ बृहत्कार रावर केकड़े का विश्व प्रसिद्ध बांडूर समुद्र जीवमंडलीय पराक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो विश्व का सबसे बड़ा और दुर्लभ बृहत्काय रावर केकड़ा है, जो विश्व प्रसिद्ध बांडूर समुद्री जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में है, कहाँ पर है? तो ये दक्षिणी अंडमान और ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है, द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो द्वीप पर निर्मित जो है मुंबई या सॉल्सेट द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वेयंत सयोधर तथा पीरम नामक द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी में जो है वेयर, सयोधर तथा पीरम नामक द्वीप स्थित है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने जो है भारत का जो भौतिक विभाजन है इसका हम लोग समापन करते हैं। लगभग 3 लेक्चर में हम लोगों ने इसको पूरा देख लिया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग कई बार देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग अगले अध्याय को देखेंगे, जिसमें अपवाह तंत्र, प्राकृतिक नदियाँ, अपवाह तंत्र में विभिन्न प्रकार की नदियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जितने भी वीडियो हम लोग बनाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आप सबके एग्जाम के लिए, चाहे पीजीटी का हो, हायर का हो, जीआईसी का हो, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वाइस की, क्योंकि फैक्ट कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न भारत के भूगोल से पूछ लिए जाते हैं और जो डायरेक्ट इन प्रश्नावली से बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप सबको ये सीरीज अच्छा लग रहा हो हमारी, तो आप सब सपोर्ट करें प्लीज़, लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।